हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ज़ीरो अकेडमी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उनका यूज़ करते हुए उनमें से कोई भी एक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, इसमें 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इन क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो ये आपकी चॉइस है। आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हम लोग जो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में जो हम इन क्वेश्चंस को करेंगे वो हम सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, आप कौन से मेथड से अप्लाई करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या करना चाहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं लास्ट आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को या इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपके आगे के फर्दर नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, this is the question number 4, and in this question it is asking that form the pair of linear equations in the following problems। आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इनके अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, और उनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। यकीनन इस एक्सरसाइज के अंदर आपने जो प्रीवियसली 3 क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किए हैं, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। सो इट इज़ योर चॉइस कि आप इसको कौन से मेथड से क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन या तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे। देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे कहा था कि ये जो तीनों मेथड हैं इनके जो एक्स एंड वाई यानी कि जो वेरिएबल होंगे उनके आंसर हमेशा क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग जितने भी सोल्यूशन करेंगे इसके वो सारे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, ये रहा आपके सामने हॉस्टल, और इसके जो मंथली हॉस्टल जो चार्जेस हैं फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको पता है ना हॉस्टल के अंदर एक मेस होता है और वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, फूड प्रोवाइड करवा रहा है। इज दैट क्लियर? अब इसमें इसने बोला है 2 चीज़ें, एक आपके पास फिक्स्ड चार्ज की बात करी है इसने, और दूसरी इसने जो चार्जेस की बात करी है तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ फूड, और वो भी किसकी बात करी इसने, पर डे की। 2 कॉस्ट की बात हो गई, एक तो फिक्स्ड चार्ज हो गया, समझ में आया, और एक हो जाएगा पर डे का चार्ज हो जाएगा, यानी कि पर डे कितना लगेगा। अगर आपको याद आ रहा हो ना, प्रीवियसली एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आप कर चुके हो कि जैसे एक कार में बैठ के आप जा रहे हो तो उस कार के अंदर क्या था, उसमें बैठने का ही एक फिक्स चार्ज था कि भाई हाँ आप गाड़ी में बैठ गए, आपको इतना अमाउंट तो देना है, फिर उसके बाद जो पर किलोमीटर गाड़ी चलती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका पैसा देंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज को मैंने क्या मान लिया, एक्स रुपीज मान लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने बोल दिया कॉस्ट जो है पर डे या चार्ज ऑफ पर डे रुपीज, जो भी पर डे का जो चार्ज है उसे क्या मान लिया अपन ने, वाई रुपीज। आ गया समझ में? अब जो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ने 20 डेज तक खाना खाया है, तो एक तो हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस पर डे का कितना है, वाई है,
तो एक दिन का y है, 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y, 3 डेज का कितना हो जाएगा 3y, इस तरीके से 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू कितना रुपीस हो गया आपका 1000 रुपीज। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कितना ईजी है। केस सेकंड आप ले लीजिए जल्दी से। इसी तरीके से केस सेकंड के अंदर आपका क्या हो जाएगा बी का, और बी ने क्या बोला है आपको, उसने 26 डेज का खाना खाया है। अब 26 डेज में खाना खाए तो एक तो हो जाएगा उसका फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज का और इनटू वाई, ये हो जाएगा। आगे होगा आपको समझ में यहाँ पे कि ये तो हो जाएगा आपका फिक्स्ड चार्ज, ये हो जाएगा पर डे का चार्ज। और अगर उसने एक दिन, अब मैंने कहा ना जैसे अगर उसने 20 डेज खाना खाया है तो उसमें से उसको एक्स रुपीज़ तो फिक्स देना ही है, हॉस्टल में रह रहा है उसका पैसा तो देना है, और उसके बाद में 20 डेज का जो भी उसका पैसा बनता जाए वो पर डे के हिसाब से उसका पैसा बनेगा। अभी हम वेरिफिकेशन के अंदर इसको और अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर। अब देखिए तो इसमें यहां पर इसने कितना पैसा दिया 1180। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है आपका कि यहाँ पर आपको देखना है कि जो वेरिएबल हैं उसमें से उनके कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ x के वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। अब आपको क्या करना है, सेम है और साइन भी सेम है तो क्या करेंगे सपरेट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस के 6y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 180 और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, ये फिर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 30। आगे होगा आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ये हो जाएगा आपका x प्लस 20 और यहाँ हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 1000। x प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इज इक्वल्स टू 1000, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 400 रुपीज़। ये रुपीज़ ज़रूर लिख लीजिए यहाँ पे। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं हियर फिक्स्ड चार्ज, मतलब आप खाना खाएं या ना खाएं आपको 400 रुपीज़ उस हॉस्टल में देना ही देना है। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो, तो वेरिफिकेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक का ही किसी एक का देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का इसने बोला है कि उसने 20 डेज खाना खाया तो 400 रुपीज़ उसका फिक्स चार्ज हो जाएगा। यहीं पर इस इक्वेशन में देख लीजिए ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ही अपन ने रखा था। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया। ये 400 रुपीज़ उसका एक्स हो जाएगा, ये उसका फिक्स चार्ज है, मतलब वो हॉस्टल में खाना खाए या ना खाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 400 रुपीज़ ही हैज़ टू और शी हैज़ टू पे, प्लस 20 डेज उसने खाना खाया है तो पर डे का कितना है 30 रुपीज़, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ और प्लस में यहाँ 400 रुपीज़ जो कि फिक्स चार्ज हैं, दोनों मिला के कितना बन जाएगा 1000 रुपीज़। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। आपको क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है बेटा, न्यूमरेटर से। एंड इट बिकम्स 1/4। पहली इक्वेशन आपकी यहीं तक खत्म हो गई आपकी। सेकंड इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं ये कि एंड इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 हो जाएगा व्हेन 8 इज एडेड। 8 को ऐड करना है टू इट्स डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 8 को ऐड करना है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, ये मैं लैंग्वेज इसलिए लिखता हूं थोड़ी बहुत ताकि आप एग्जामिनेशन बोर्ड में कर सकें। तो लेट दी
न्यूमरेटर, हमने क्या मान लिया, न्यूमरेटर को x मान लिया, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर बताइए, उसको क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। सो नाउ द फ्रैक्शन, अब वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन y हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर आगे क्या बोल रहा, अब ये तो हो गया आपका एक पार्ट फिनिश कि आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, तो ये बोल रहे हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। सो वही केस फर्स्ट लेंगे हम लोग। तो आपका जो फ्रैक्शन है कौन सा, ये x अपॉन वाई, ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा ना कि अ फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कौन सा, x अपॉन वाई बिकम्स 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। कब होगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये रहा ऊपर न्यूमरेटर, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसमें से आपका यानी कि न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3 इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। अब y को आप इस तरफ ट्रांसपोज कर लीजिए और 3 को उस तरफ RHS में भेज दीजिए, तो हो जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते इसके सेकेंड पार्ट पे। ये देखिए इसका केस सेकेंड देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। सीधे मैं कर देता हूँ x अपॉन, और आपका डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8 हो जाएगा। अब y को इस तरह भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4x - y इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनका जल्दी से अपन सोल्यूशन निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ मैं इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ प्रॉपर मैनर में। तो ये हो जाएगा आपका 3x - y इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ हो जाएगा 4x - y इज इक्वल्स टू 8। ये लाइन ड्रॉ कर दी जल्दी से। अब क्या देखना है यहाँ पे, जल्दी से देखो, आपके जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट को देखना है कि वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके y के जो वेरिएबल हैं वो सेम है, 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन पे अब आप दूसरा चेक कीजिए जल्दी से, साइन क्या है, क्या साइन सेम है, बोले हाँ बिल्कुल दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और साइन को चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन का। तो यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, y से y वाला कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -x इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस चला जाएगा तो आपका x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5। अब x क्या माना था आपने, न्यूमरेटर, तो x तो आपका हो जाएगा 5। अब किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में वैल्यूज रख लीजिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं x को 5। तो यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, आप आराम से अच्छे से करें। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15, इस 3 को इस तरह भेज देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 12। कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। अब करते हैं हम इसका वेरिफिकेशन, ये क्या एक्चुअल में जो हमने आंसर निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है। तो अपन लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ये फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, सो दी फ्रैक्शन विल बी, जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि एक्चुअल में ये आंसर है जो सही है या नहीं है। तो जल्दी से 5/12 लिख लीजिए। पहला केस बोल रहा है कि 5/12 ये जो फ्रैक्शन है ये 1/3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने इसमें से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या ये 1/3 हो जाएगा क्या, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा 12, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1/3, बिल्कुल सही है। सेकेंड वेरिफिकेशन में अभी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/12 तो है ही है। आप एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लीजिए, तो 8 ऐड करते ही ये हो जाएगा 5/20, इसको कट करने पर ये बन जाएगा 1/4, और क्वेश्चन बोला कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1/4। इसका मतलब आपका ये जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ये भी अपना हो गया। इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर परफेक्ट सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ।
इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट हुआ है, उसमें यश को कितने नंबर मिले हैं? 40 मार्क्स। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उस जो भी उसने क्वेश्चन किए हैं, अगर उन क्वेश्चन में जो सही किए हैं उसके लिए उसको कितने नंबर मिले हैं? 3। एंड आगे बोल रहा है लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो उसने गलत किए हैं उसके लिए उसको 1 मार्क्स का लूज कर दिया गया है, मतलब 1 मार्क्स को उसमें से हटा दिया गया है। आ गया समझ में? दो चीजें हो गई। अब देखो, जैसे उसने कितने भी क्वेश्चन किए, हमें नहीं पता ना कितने क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन यहां पर सिचुएशन में ये बोला है और उसने कुछ नहीं बोला है, ऐसा नहीं कहा है कि उसने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन करता है और अगर उस क्वेश्चन के आंसर राइट होते हैं तो उसके 3 नंबर मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग है तो उसके 1 मार्क्स क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जितने राइट क्वेश्चन उसने किए हैं और जितने रॉन्ग क्वेश्चन उसने किए हैं, उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो आपके क्या हो जाएगा? टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। होगा नहीं होगा? देखो कैसे समझना। अभी जब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे ना तो वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि यहां पर जो सिचुएशन बोल रहा है उसकी मैं इक्वेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखें। यश को 40 मार्क्स मिले हैं, तो यहां मैं मान लेता हूं लेट द राइट आंसर गिवन बाय यश एक्स। मान लो कि यश ने एक्स क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर उसने सही दिए हैं। हो सकता है 5, हो सकता है 10, हो सकता है 15, ठीक है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसने जिन क्वेश्चन को सही आंसर दिया है हमने मान लिया है कि वो एक्स है। ठीक है, ऐसे ही कुछ उसने गलत भी दिए होंगे, तो यहां मैं बोल देता हूं जो रॉन्ग आंसर उसने दिए हैं उसको मैंने मान लिया, मान लो वाई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके उसने आंसर रॉन्ग दिए हैं। सही कितने दिए? एक्स। गलत कितनी दी उसने? वाई। अब देखो पहली सिचुएशन बना रहा हूं, केस फर्स्ट देखना ध्यान से। केस फर्स्ट, स्कोर 40 मार्क्स फॉर टेस्ट। टेस्ट में टोटल मार्क्स कितने मिले उसको? 40। ठीक है, 3 मार्क्स फॉर गेटिंग राइट आंसर। राइट आंसर कितने दिए उसने? एक्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। अगर मान लो उसने जैसे एग्जांपल के लिए 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके सही आंसर दिए, तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे इसके? अगर एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे तो 5 क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे? 15 मार्क्स हो जाएगा। आगे नहीं आया समझ में? तो यानी कि 3x उसके टोटल मार्क्स बनेंगे। लेकिन आगे और बोल रहा है लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग, यानी कि जितने भी गलत किए हैं तो उसके लिए उसके 1 मार्क्स का डिडक्शन कर दिया जाएगा। तो कितने गलत किए? बोले वाई क्वेश्चन गलत किए, यहां लिख रहा ना, वाई क्वेश्चन उसने गलत किए, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? बोले 1 × वाई। और ये क्या कर रहे हैं? जो उसके सही थे उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये टोटल कितना बन गया? 40 बन गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए, अभी आगे वाली सिचुएशन देखेंगे, फिर वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो आपको एंटायर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ईजी था। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यानी जो राइट आंसर वो दे रहा था ना, उसके लिए उसने बोला कि अगर मान लो पहले कितने दे रहे थे हम लोग? 3 मार्क्स दे रहे थे एक सही पे, अगर इस बार बोल दिया जाए कि 4 मार्क्स दिए जाए जो सही हैं उस पे और 2 मार्क्स हटा दिए जाएं जो गलत हैं उसमें से, तो उसका स्कोर बन जाएगा कितना? 50 मार्क्स। अब समझे? तो केस सेकंड ले लीजिए। केस सेकंड, कितने 4 मार्क्स देने हैं सही के, तो सही कितने किए? x, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएगा। और गलत कितने हैं? y, तो टोटल 2 मार्क्स एक क्वेश्चन पे कटना है, तो y पे कितना हो जाएगा? 2y काट दो, और माइनस करना है, कटना है ना, तो लूज करना है मतलब माइनस हो जाएगा। और कितने मार्क्स बने इसके? टोटल 50 मार्क्स बने। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। आया नहीं आया समझ में? अब क्या करना है? अब तो और भी इजी हो जाएगा। अब 2 इक्वेशन आपके सामने हो गई। अब जल्दी से देख लीजिए दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल है क्या? बोले x के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, y के भी नहीं है, तो इक्वल कर दीजिए। अब x को इक्वल करें या y को, तो ज़्यादा कन्विंसली हो जाएगा हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करें। समझ में आया होगा आपको? तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसमें आप क्या कर दीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे y के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? जल्दी से देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं कर देता हूँ, इंटू 2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6x - 2y = 80। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से, ठीक।
और इसके बाद में क्या कर दिए, अब दोनों साइन भी सेम है यहाँ पे और कोफिशिएंट भी सेम है y के, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने पर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा 80 में से 50 गया तो 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। मतलब जो आपके राइट आंसर्स जो दिए हैं उसने, जो क्वेश्चन किए ना, राइट क्वेश्चंस जो उसने किए हैं वो कितने थे, 15 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। तो गलत कितने किए हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, y को इस तरफ कर दीजिए, 40 को इस तरफ कर दीजिए, 3 इंटू 15 45, 45 में से 40 जाएगा तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 5। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टोटल क्वेश्चन जो वो करेगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सही कितने हैं और गलत कितने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे कितने, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 क्वेश्चन उसके एग्जामिनेशन टेस्ट में थे। यहाँ पे आपको ये भी पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, दैट इज 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। 20 क्वेश्चन थे आपके पास। समझ में आ गया होगा आपको। अब वेरीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी थी, देखो टोटल सही क्वेश्चन कितने किए, 15। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर आपको 3 मार्क्स सही पे मिलते हैं तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स। और गलत पर एक नंबर डिडक्ट कर दिया जाए तो गलत कितने हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5। और डिडक्ट करना है, माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स बनना चाहिए, ये देख लो 40 बन गया। भाई सही कितने, 45, गलत कितने 5, सही में से 5 को माइनस कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। इस तरीके से सेकंड भी बना लो, अगर 4 मार्क्स अवार्ड कर दिया जाए तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। लेकिन आगे बोला है कि गलत पे 2 मार्क्स कट करने, 5 इंटू 2 10 मार्क्स हटा दो, टोटल कितने हो जाएंगे, 50 मार्क्स हो जाएंगे। है ना इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ द स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखें आप। ठीक है, एंड वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चंस ऑल्सो। ये उन क्वेश्चंस में भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें सबसे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, इसके अलावा नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहली चीज़, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई हाँ कार्स जो हैं वो चल रही हो, ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे आगे, ट्रेन चल रही हो या आपको साइकिल से दौड़ना हो, कुछ भी करना हो, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर क्या होता है ना, जब जैसे ये कार है, ये किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी, ये कार भी जाएगी, तो जब ये ट्रैवल करती है ना तो यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो 3 चीज़ें ध्यान में रखना, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, इनकी कुछ स्पीड होगी और ये डिस्टेंस कवर करने में इनको कोई टाइम लगेगा। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहली चीज तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्टेंस वो आपका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। अब इसको आप चाहें ना तो आगे पीछे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, जैसे स्पीड इनटू टाइम हुआ, तो आप चाहें तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके 3 अलग अलग और इस तरीके से आप बना दोगे। मतलब ये वाली तो यही हो गया, बाकी ये 2 और अलग से हो जाएगा। तो आप चाहें ना तो रफ में इसको भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखना ध्यान से दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपका फॉर्मूला जनरली अप्लाई होता है, यही फॉर्मूला आपका हर बार लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब 1 या 2 कार्स जैसे चलती है ना तो इनकी कोई ना कोई स्पीड होती है। अगर 1 कार है तो आप x मान लीजिए, और 2 कार्स हैं या 2 ट्रेन्स हैं, कुछ भी हो, तो उसमें एक की x हो तो दूसरे की क्या मानोगे आप, y मानोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं ना उसे ध्यान से देखना। जैसे एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो कार है, मैंने बोला दिस इज कार A और ये हो जाएगी कार B। या फिर आप जो क्वेश्चन में बोला ना कि कार जो स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B, तो एक कार तो है जो क्या है इस A वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वाली कार B वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रही है।
आ गया समझ में? इसी तरीके से क्या करना है आपको, इसको भी आप ए मान लीजिए और इसे भी आप बी मान लीजिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, फोकस करना। अज्यूम कीजिए कि ये वाली कार इस तरफ जा रही है, तो ये दूसरी वाली कार भी किधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, ये थोड़ी दूसरी वाली आपको इस तरफ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे दे, लेकिन समझिए समझने के लिए कि ये आपकी राइट हैंड साइड जा रही है। सेकंड वाला केस, ये केस हो जाएगा आपका, इसको मैं मान लेता हूं केस फर्स्ट और इसे मैं बोल देता हूं आपका केस सेकंड। केस सेकंड में आपकी ए वाली कार तो उधर ही जा रही है, लेकिन बी वाली कार इस बार इस तरफ आ रही है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया? आ गया होगा ना समझ में कि फर्स्ट वाले केस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम, क्लियर। और सेकंड वाले केस में क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ध्यान से, मैं अगर आपसे ये कहूं कि कार ए को जो है वो, सॉरी, अब मैं आपसे कहूं कि कार ए में जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो इस कार बी वाले का पीछा कर और उसे पकड़ना चाहता है। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, ये ए वाला बी को तभी टच कर पाएगा जब ए वाले कार की स्पीड जो होगी ना, स्पीड जो भी ए वाले की होगी वो बी वाले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब स्पीड जो है ऑफ कार ए की स्पीड कार बी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ए वाला हमेशा बी को पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ सकता। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ये मैंने केवल ऐसे जेन्युइन समझाया आपको। अब मैं जो चीज़ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना वो ध्यान से समझना है, उसको साइड में लिख लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये चीज़। मान लो कार ए की स्पीड को x मान लो कि कार जो है वो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आर। इसी तरीके से y वाली जो कार है वो y किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, सॉरी b वाली जो कार है। यहां पर भी आप क्या मान लीजिए, x, और यहां पर भी y मान लीजिए। इस केस में और इस केस में फर्क क्या है, यहां मैं लिख सकता हूं बोथ कार्स आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों कार क्या है, सेम डायरेक्शन में है, एक ही तरफ चल रही है। जैसे अभी मैं अगर स्क्रीन पे आप देख लो ना तो राइट हैंड साइड जा रही है दोनों कार। तो जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में हो, और दूसरा केस यहां जो बोल रहा है कि बोथ कार्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो सर इन दोनों का क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे। तो याद रखें, जब भी कार सेम डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड जो होगी आपकी वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। लिख लेना आप कि जब भी दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इन ए कैसे होगी देखना, कौन सी वाली स्पीड से रहेगी तभी पकड़ पाएगी, बोले ए वाली स्पीड से रहेगी तो बी को पकड़ पाएगी। समझ में आ गया और नहीं आ गया? तो यहां हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ए की स्पीड ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड, ऐसा लिखा जाता है। ये होती है नेट स्पीड, नेट स्पीड हम इसको बोलते हैं नेट स्पीड। यानी इनकी जो ये दोनों कार की जो मिला के, ये दोनों कार की मिला के जो एक्चुअल स्पीड होगी ना वो ये हो जाएगी आपकी। और यही चीज आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ता है। समझ में आया? एक बार फिर से देखना है ना। यहां देखो, जैसे बोथ कार्स इन अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में होती तो स्पीड को क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे मैं ए की स्पीड को मान लेता हूं x और बी की मैंने मान लिया y, तो ये टोटल स्पीड हो जाएगी ऐसे x प्लस वाई, और ये हो जाएगी आपकी नेट स्पीड। आ गया समझ में? देखो कैसे, मान लो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इनकी नेट स्पीड कितनी बनेगी, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और 20 किलोमीटर यहां लिख देता हूं, x इज ग्रेटर देन y है। ये तो ध्यान रखना बेटा, इसके साथ लिख भी लेना कि x की वैल्यू y से ज्यादा है। अब देखो
1 घंटे में 1 आवर में ये 60 किलोमीटर चला, तो ये कितना चलेगा? 40 चलेगा। तो यानी कि ए वाली 20 किलोमीटर तो ज़्यादा चल गई ना, 20 तो ज़्यादा चली। अब क्या होगा, अगले 1 आवर के अंदर ये वापस कितना चलेगा आपका? 40 किलोमीटर। यानी कि ये 2 घंटे में कितनी चली है? 80 किलोमीटर। जबकि ये क्या करेगा, अगले में फिर से 60 चलेगा। तो एक तो पहले ही 20 ज़्यादा चल लिया, फिर अब और 60 चलेगा, वापस 20 और ज़्यादा चलेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगा, जबकि ये 80 ही चलेगा। मतलब ये 2 घंटे से पहले इस गाड़ी को पकड़ लेगा। समझ में आया नहीं आया आपको? क्लियर? अब जैसे इसमें देखो, ये अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? 60 और प्लस में 40, तो यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों की एक्चुअल स्पीड मानी जाएगी। ये ज़रूर लिख लेना, नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ये नहीं समझ में आया हो कि यार ये क्या हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो इस वीडियो को थोड़ा सा वापस पीछे रिवाइंड करके देखो, और या फिर मैं आपसे सिंपल इतना ही कहूँगा, आपको सिर्फ दिमाग में याद कर लो, इसे सेट कर लो कि जब भी सेम डायरेक्शन होगी, यानी एक तरफ आपको चलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे फिर से रिपीट होंगे। तो सेम डायरेक्शन होती है, यानी कि दोनों एक ही तरफ चलती हैं, तो नेट स्पीड हमेशा ये लिखनी है आपको, x माइनस वाई। और याद रखना, x हमेशा पीछे वाली की स्पीड मानोगे तभी लिखना है x माइनस वाई। अगर पीछे वाली की y मान ली ना, तो फिर y माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चले, अपोजिट मतलब ये इधर और दूसरा भी इधर, तो इस कंडीशन में जो नेट स्पीड मानी जाएगी वो x प्लस वाई मानी जाएगी। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ये इसलिए समझना जरूरी क्योंकि अब क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया आप लोगों के लिए, नेट स्पीड वगैरह याद रखेंगे आप लोग। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इक्वेशन बनाने के बाद तो आप इसका सोल्यूशन बहुत इजी कर लेंगे। देखिए ध्यान से। फर्स्ट बोल रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मैंने एक यहाँ पे लेकर यहाँ से लेकर, ये मैंने क्या कर दिया है, 2 प्लेस एज्यूम कर लिए। एक तो ए मान लिया प्लेस और एक बी मान लिया। ठीक है। अब आपके बोल रहा है ये हाईवे के ऊपर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया है 100 किलोमीटर ए से बी के बीच का। तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। ठीक है। आगे बोल रहा है 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक कार ये रही आपकी, ये कहां से स्टार्ट कर रही है? इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है। ठीक है। एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी वाली जो कार है, एक तो ये ए है, ये यहां से स्टार्ट कर रही है, और एक कार मैंने बी मान लिया जो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे, यानी कि अगर मान लो मॉर्निंग में 7 o'clock दोनों स्टार्ट हुई ना, तो ये आपका सेम टाइम काउंट हो जाएगा। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, देखो क्या बोला इसने, सेम डायरेक्शन में, एट अ डिफरेंट स्पीड, स्पीड कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। दे मीट इन 5 hours, वो 5 hours के बाद में जाके मिलते हैं। पहली सिचुएशन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेता हूं यहां पे लेट द स्पीड ऑफ कार ए मान लिया ना, इसको मान लिया अपन ने x। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, यहां पर इसी तरीके से लैंग्वेज लिखना है, तो वो आप लिखोगे कितना? y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो बताओ मुझे इसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? नेट स्पीड क्या है आपकी? सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ये आपकी एक्चुअल स्पीड, नेट स्पीड काउंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 100। डिस्टेंस तो दोनों ही इक्वेशन के लिए सेम रहेगा, तो डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि आपकी d की वैल्यू हो गई ये, और s की वैल्यू हो गई आपके पास ये। टाइम कितना दे रखा है इस इक्वेशन के लिए? आपको देखा दोनों कब मिलते हैं? 5 hours में जाके मिलते हैं, 5 hours। तो ये मैंने बोल दिया है टाइम कितना? 5 hours। ये आपका s है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या था? स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला देखा था ना थोड़ी देर पहले। तो अब बताइए मुझे, सुनाओ, डिस्टेंस कितना है? 100 इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है आपकी? x माइनस वाई। ये नेट स्पीड हो जाएगी आपकी, दोनों की मिला के हो गई। टाइम कितना हो जाएगा आपका? 5। हो गया नहीं हो गया आपका? इजी। ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे जल्दी से इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप चाहो तो 5 को LHS में जाके डिवाइड भी कर सकते हो। तो मैं तो यही करूँगा थोड़ा, ताकि आपको बाद में अंदर मल्टीप्लाई, जैसे अगर मान लो आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर डिजिट बड़ी हो जाएगी, फिर आप कॉमन लेके फिर हटाओगे। इससे बेटर है ना कि हम एक काम करें, इस 5 को इसके नीचे भेज दें। समझ में आ गया होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया आपको समझ में? कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको लैंग्वेज वगैरह जो है ना, मैंने यहाँ लिख दी है छोटी छोटी सी, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो सेम वही चीज़ है, ये पॉइंट रहा A, ये पॉइंट रहा आपका B, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने वैसे भी 100 ले रखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस बार ये वाली कार इस तरफ चली है, ये वाली कार इस तरफ चली है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी हमने x मानी है, इसकी y मानी। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार पहले लिख चुके हो। यहाँ पर आप चाहो तो दिस इज योर केस फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ आप सीधा ही केस क्या कर दीजिए, सेकेंड कर दीजिए। तो ये दोनों एक थ्रू दूसरे की तरफ चलेंगे, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी बता दो जल्दी से। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। तो ये हो जाएगा आपका नेट स्पीड जो होगी वो हो जाएगा x प्लस वाई, ये तो हो जाएगा नेट स्पीड। टाइम कितना लगेगा इस बार याद रखना, जब दोनों कार्स ये वाली इस तरफ और ये वाली इस तरफ, तो टाइम हमेशा रिड्यूस हो जाता है, कम लगता है, क्योंकि एक तो ये इधर जा ही रहा है, ऊपर से ये भी इस तरफ आ रहा है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ये कार इधर चल रही थी और ये भी कार क्या चल रही थी, आगे चल रही थी। तो जितना ये दौड़ेगा हो सकता है ये थोड़ी सी आगे चली जाए। गलती से अगर दोनों की स्पीड सेम हो, कि ये भी 1 आवर में 50 किलोमीटर कवर करे और ये भी 50 करे, तो जीवन में कभी मिल ही नहीं पाएंगे। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके इसे पकड़ पाएगा। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो टाइम क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर का। तो मैं यहां कर देता हूं टाइम कितना है, 1 आवर। और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस की हेडिंग नहीं लेने बेटा, वो तो 100 ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। क्या किसी के कोफिशिएंट सेम है, बोले हाँ, y के भी सेम है और x के भी सेम है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x हट जाएगा, दोनों को प्लस करोगे, ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, तो y हट जाएगा। अब आपको जो भी अच्छा लगे वो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया है कार ए की स्पीड, यानी कार ए जो है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती। अब किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, x की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो यानी कि मैं कर देता हूं आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू कितना आ गया 60 तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से देख लीजिए, वेरीफाई करना हो तो यहां पे हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी 60 माइनस 40, नेट स्पीड तो यही हो जाएगी ना आपकी, इनटू टाइम कितना लगेगा 5। ये वैल्यू जो है वो आपकी 100 बननी चाहिए। तो 60 माइनस 40 कितना हो गया 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, और ये दोनों वैल्यू इक्वल आगे नहीं आ गई, इसका मतलब हमारा ये जो वेरिफिकेशन है वो भी सही हो गया। सेकंड में भी रख के इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, क्योंकि आगे ऐसे ही क्वेश्चन फिर से मिलेंगे जिसमें आपको नेट स्पीड लिखनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल आपके सामने। बात करी है इसके एरिया की, तो आपको पता होना चाहिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ। तो मैं इसको अगर लेंथ मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल इंटू बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो है किसका एरिया,
इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो रिड्यूस यानी कम हो जाता है, कम हो जाएगा। कितना? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। कब? व्हेन इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। इसकी लेंथ क्या है? ये रही, और ये क्या कर दें आप? 5 कम कर दें। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज, और ये बी है, इसको इंक्रीज कर दीजिए। कितना? 3 से, b प्लस 3 कर दीजिए। तो अब ये जो एरिया बनेगा इन दोनों का, वो एरिया जो है, जो इसका एक्चुअल एरिया होगा, उसमें से 9 कम हो जाएगा। नहीं आया होगा समझ में? कोई बात नहीं बेटा, देखो ध्यान से। मान लो यहां पर कि यहां लिख देता हूं मैं, लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ द रेक्टेंगल, भी आप लिख लेना बाद में ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स, और जो आपकी ब्रेड्थ, जो भी आपको विड्थ, जो भी आप बोलना चाहें, तो ये मैं लिख देता हूं आपका, सॉरी मैं डी लिखना भूल गया, डी टी एच इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी? एक्स, ब्रेड्थ कितनी मैंने मान ली? वाई। तो अब बताइए एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई। ये एरिया होता नहीं होता? तो यहां पर आपने एक्स बोला है, ये आपने वाई माना है, तो आपका एरिया बन जाएगा एक्स वाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं केस स्टडी पे। फर्स्ट केस में बोल रहा है कि लेंथ को आप क्या कर दीजिए? लेंथ रिड्यूस्ड कर दीजिए। रिड्यूस मतलब सब्ट्रैक्ट। चलिए ये रिड्यूस कर दिया, कितना? 5 यूनिट से, x माइनस 5। एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज कीजिए जल्दी से, ये ब्रेड्थ है, इंक्रीज कीजिए, कितना? 3। तो अब ये जो एरिया बनेगा, अब इस कंडीशन में वो एक्चुअल एरिया जो है, एक्चुअल एरिया क्या है? एक्स वाई। इसमें से 9 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कैसे? देखो यहां लिख रहा हूं मैं केस 1। देखो केस 1 क्या हो जाएगा यहां पे? x माइनस 5 ये एरिया, y प्लस 3, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? l इज इक्वल्स टू ये मान लो, और b इज इक्वल्स टू क्या मान लो? ये मान लो। तो ये हो जाएगा ना आपका l इंटू बी, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया कितना है? एक्स वाई, उसमें से 9 माइनस कर दो, रिड्यूस्ड बाई 9। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x को y से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3x माइनस 5y माइनस के 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। अब इसमें एक्स वाई में से एक्स वाई हट जाएगा, क्योंकि आप जब इसको LHS की तरफ भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 15 को उस तरफ भेजो या जहां भी आपको करना है, तो एक्चुअल इक्वेशन बन जाएगी इसकी। फाइनल इक्वेशन में लिख लेता हूं यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 बन जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं केस सेकेंड पे। क्या बोल रहा है? देखो यही चीज़ें वापस, यही लेंथ और यही आपकी क्या हो जाएगी? आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी, जिसको अपन ने यहाँ पर इसको x माना था और इसको y माना था। अब आगे बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। चलिए लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दीजिए। 3 यूनिट क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, इसको 2 यूनिट इंक्रीज कर दीजिए। तो अब जो एरिया होगा, एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, यानी कि इसको 3 इंक्रीज किया जाए, इसको 2 इंक्रीज कर दिया जाए, तो अब जो एक्चुअल एरिया होगा वो इस एरिया से, जो सॉरी ये जो एरिया बनेगा ना इसका, वो इस एक्चुअल एरिया से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 67। तो अब जल्दी से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे x प्लस 3 और y प्लस 2, ये तो हो जाएगा ना इन दोनों का एरिया। यहाँ पे इसका एरिया बन जाएगा, ये एरिया जो नया बना है वो क्या हो जाएगा आपका? वो एक्चुअल जो एरिया था एक्स वाई, उसमें 67 ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करना है? वही प्रोसेसर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर के आप जब लिखोगे ना, तो मैं फाइनल इक्वेशन थोड़ी सी डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ गया होगा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी से मैं इनको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम लोग इनके क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से, एक इक्वेशन तो रही ये वाली, दूसरी इक्वेशन रही ये। अब इन दोनों में देखो x और y में से कुछ भी सेम है क्या? बोले नहीं, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। सेम करना पड़ेगा, तो हम पहले क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट इन दोनों को सेम करके लिख लेते हैं। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करें।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा इससे करना है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे उन सभी क्वेश्चन में वो हमेशा ऐसे ही बोलेगा कि आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। अब चलिए देखिए जल्दी से, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है मेरी उसको मैं क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लूं। समझ में आ गया होगा आपको, जिससे हमारे x के जो कोफिशिएंट हैं, ये जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ यहीं लिख देता हूँ *2 और इसे कर देता हूँ *3। समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाली को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 9y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 183। ये लाइन ड्रॉ किया, जल्दी से देख लीजिए, x के ऑप्शन सेम हो गए तो और साइन भी सेम है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 19y इज इक्वल्स टू 183 में से आपका 12 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 171। इज दैट क्लियर। तो अब और यहाँ माइनस साइन ज़रूर लगाएं, मैं भूल गया था। अब माइनस से माइनस हट जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 171/19 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई सोल्व करें, कट करें, तो ये जब आप सोल्व करोगे ना इसे तो y इज इक्वल्स टू बनेगा 9। y कितना हो जाएगा आपका 9। अब किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन और फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फर्स्ट में y की जगह पे आप 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू 6। तो ये 45 इस तरफ चला जाएगा तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 51, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17। चलिए जल्दी से हम इसके वेरिफिकेशन को कर लेते हैं एक बार। ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूँ x कितना है 17, y कितना है 9, इसका एरिया बताइए जल्दी से। तो मैंने कहा एरिया इज इक्वल्स टू, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 153, ये एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, लेंथ को रिड्यूस कीजिए 5, तो इसको 5 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, और इसमें 3 इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, और दोनों का एरिया, अब जो एरिया बना है ना, ये जो रिड्यूस करना और इंक्रीज करने से जो एरिया बनेगा 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा आपका 144। और अब आप ध्यान से देख लीजिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 12 इंटू 12 जो है वो एक्चुअल एरिया में से 9 को रिड्यूस करने पर जो वैल्यू बनेगी वो आएगा, और बिल्कुल वही आएगा। 153 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 144। पहला केस सोल्व हो गया। अब एक बार जल्दी से सेकंड केस को भी देख लेते हैं एक बार। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये यहाँ तो 9 लिख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है आपका, लेंथ को आपको क्या करना है 3 यूनिट इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा 20, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करना है, प्लस में 2 यानी कि 11, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा 220। समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लो आप ध्यान से कि ये जो 153 है आपका जो वैल्यू बोल रहा था, वो बोल रहा था कि जो एक्चुअल एरिया है उसमें अगर आप कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये 67। तो दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 220। इज दैट क्लियर। हम बोल सकते हैं दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई डाउट, कोई दिक्कत रह गई हो तो आप पीछे से रिवाइंड कीजिए और उनको एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिए। क्लियर। तो गुड लक।